हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की लिमिटेशंस। पिछली वीडियो में हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था ना कि उनको किस तरीके से समझा गया, किस तरीके से उन्हें डेसिफर किया गया। लेकिन इन इंस्क्रिप्शन की कुछ कमियां भी होती हैं अपने आप में, तो हमें वो कमियां जाननी है इस वीडियो में। ओके, तो अब तक हमने यही देखा है कि एपिग्राफी जो भी रिवील करती है उसकी एक लिमिट होती है। एपिग्राफी यानी कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने के बाद जो हमें पता चलता है उसकी एक लिमिट होती है, हमें सब कुछ नहीं पता चलता है। कभी कभी उसमें टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं। टेक्निकल लिमिटेशन जैसे कि जो उस पर लेटर्स लिखे होते हैं ना, वो बहुत फेंटली यानी कि बहुत हल्के हल्के एनग्रेव होते हैं, हल्के हल्के लिखे हुए होते हैं उस पर, वो दिखते ही नहीं हैं, तो उनका मतलब जो मीनिंग है वो भी चेंज हो सकता है। तो उन्हें समझना भी कुछ अनसर्टेन हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। और कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसी भी होती हैं जो डैमेज हो गई हों, ठीक है, और उनके कुछ लेटर्स मिसिंग हों। डैमेज होने से, जैसे ये इंस्क्रिप्शन है स्टोन की, ठीक है, यहाँ से डैमेज हो गई, पत्थर टूट गया, कहीं पर गिर गया, बची कितनी, इतनी इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो भी लिखा था ये चीज़ तो मिस है ना, तो इस इंस्क्रिप्शन के होने का भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका रियल मतलब नहीं निकल पाएगा। इसके साथ ही साथ में ये हमेशा इजी नहीं होता है कि जो वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए इंस्क्रिप्शंस में उनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी, उसके बारे में हिस्टोरियन श्योर नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस के या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं। वो प्लेस उस टाइम पीरियड का हो सकता है जब ये इंस्क्रिप्शन लिखी हो, और वो आज एग्जिस्ट ना करता हो, तो हिस्टोरियंस को कैसे पता चलेगा कि ये किस प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से टाइम के लिए भी वो यूज़ किए जाते हैं कुछ वर्ड्स, तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग के बारे में हम श्योर नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम एक एपिग्राफिकल जर्नल पढ़ते हैं ना, जर्नल यानी कि जो भी एपिग्राफी के बारे में रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, जो इनके बारे में न्यूज़ छपती हैं, तो जब हम पूरा जर्नल पढ़ते हैं कि किस तरह से हिस्टोरियंस इनको स्टडी करते हैं, क्या डिबेट चल रही हैं, तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि स्कॉलर्स कॉन्स्टेंटली इन पर डिबेट करते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं। किस चीज़ पर? कि इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के ऑल्टरनेटिव वेज और क्या क्या हो सकते हैं, और क्या क्या नए नए तरीके हो सकते हैं कि उन इंस्क्रिप्शन को और अच्छे से समझा जाए, क्योंकि उनमें जो भी लिखा है उनके बारे में श्योर तो नहीं है ना हम इतना, इसीलिए। और हज़ारों इंस्क्रिप्शन डिस्कवर की गई हैं, लेकिन सारी इंस्क्रिप्शन डेसिफर नहीं की जा सकी हैं, और ना ही सारी पब्लिश की जा सकी हैं। पब्लिश यानी कि बताना लोगों को कि हाँ ये वाली इंस्क्रिप्शन मिल गई है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। मतलब बहुत सारी मिली हैं और वो पड़ी हैं एक साइड में, और बहुत सारी इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट भी नहीं किया जा सका है, ये सारी बातें हुई हैं। और लिमिटेशन क्या है इंस्क्रिप्शंस की, कि कई सारी इंस्क्रिप्शन तो ऐसी होंगी जो एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ साथ वो सरवाइव नहीं कर पाई। यानी कि जो इंस्क्रिप्शन है वो कुछ ऐसे मटेरियल पर बनी होंगी जो मटेरियल टाइम के साथ में डिग्रेड हो गया, इन्वायरमेंट में मिल गया। जैसे कि पेड़ के किसी पत्ते पर लिख देना, किसी लकड़ी पर लिख देना, किसी कपड़े पर लिख देना, तो ये सारे मटेरियल्स तो ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गई होंगी। और जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलती हैं वो स्टोन की इंस्क्रिप्शन, किसी मेटल की इंस्क्रिप्शन, ये मिलती हैं, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलते हैं, हज़ारों लाखों साल तक इन्वायरमेंट में ऐसे ही ऐसे ही पड़े रहेंगे ये। तो प्रेजेंट टाइम पर जितनी भी इंस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं वो सिर्फ एक फ्रैक्शन है, सिर्फ एक पार्ट है जो भी इंस्क्राइब किया गया था। यानी कि बहुत सारी चीज़ें इंस्क्राइब करवाई गई होंगी, बहुत सारी स्टोरीज होंगी, बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और उसमें से जो चीज़ सर्वाइव कर पाई उसे हमने पढ़ लिया, और जो नहीं कर पाई वो ख़त्म हो गई, वो नष्ट हो गई। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही नहीं जान पाए। अब एक और प्रॉब्लम क्या है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की, कि हर वो चीज़ जिसे हम पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट समझते हैं कि ये चीज़ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होगी या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होगी, हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड की ही गई हो। रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि जो डेली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, डेली किसान खेत में जाता है, खेत जोतता है, ठीक है, बीज लगाता है, उसमें पानी भी देता है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। एंड जो डेली एग्जिस्टेंस होता है यानी कि जो डे टू डे लाइफ होती है लोगों की, उनमें जॉयज़ क्या हैं, उनकी खुशियाँ क्या हैं, उनके सॉरोज़ क्या हैं, उनके दुख क्या हैं, इनमें से कुछ भी इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया गया है। क्या मेंशन किया गया है इंस्क्रिप्शन में? सिर्फ जो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो ग्रांड इवेंट्स होते थे, जो यूनिक इवेंट्स होते थे, सिर्फ उन्हीं को ही मेंशन किया गया, उन्हीं पर ही फोकस किया गया है। और लिमिटेशन इंस्क्रिप्शन की ये है कि इंस्क्रिप्शंस में जो भी कंटेंट लिखा होता था वो उस पर्सन के पर्सपेक्टिव को प्रोजेक्ट करता है, यानी कि
उसके पर्सपेक्टिव को दिखाता है वो कंटेंट जो उसे बनवाते थे इंस्क्रिप्शन को। यानी कि जो पर्सन इंस्क्रिप्शन को बनवाएगा, ठीक है, इसने इंस्क्रिप्शन बनवाई, अब ये जो सोचेगा वही तो इसमें लिखवाएगा ना, तो ये इंस्क्रिप्शन इसी के पर्सपेक्टिव को बताएगी। लेकिन किसी एक का पर्सपेक्टिव सही हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है इंस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है, सोल्यूशन क्या है इसका, कि इन सभी इंस्क्रिप्शन को जक्स्टापोज करना होगा। जक्स्टापोज यानी कि जोड़कर देखना होगा, मिलाकर देखना होगा अदर पर्सपेक्टिव के साथ में भी। यानी कि सिर्फ एक इंसान का पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाए। अगर कोई इंस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है, तो उस इंस्क्रिप्शन को और जो इंस्क्रिप्शन मिल रही है वहाँ से जितनी भी, उन सभी के साथ में जो भी उसमें लिखा हुआ है उसके साथ में मिलाकर कंपैरिजन किया जाए, ताकि हम अपने पास्ट की, अपने अतीत की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तक पहुँच सकें, सही इतिहास का हम पता लगा सकें, ठीक है। सो एपिग्राफी अकेले, यानी कि सिर्फ एपिग्राफी की स्टडी करके हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो ओल्ड एविडेंस उन्हें मिले हुए होते हैं और जो न्यू एविडेंसेस उन्हें मिलते जाते हैं, उनके साथ में कंपैरिजन करते हैं, उनमें क्वेश्चनिंग करते हैं और दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि जो नए नए इंटरप्रिटेशन हैं वो निकल सकें। अब जो लेट 19th सेंचुरी थी और अर्ली 20th सेंचुरी जो थी, उनमें जो स्कॉलर्स थे वो प्राइमरली किंग्स की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। फिर जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, जब मिड 20th सेंचुरी आती है, तो इकोनॉमिक चेंजेस पर इशू जो होते हैं एंड द वेज इन विच डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड, यानी कि अलग अलग तरीके जिनमें जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे वो इमर्ज होने लगते हैं, जो इकोनॉमिक चेंजेस होने लगते हैं, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है स्कॉलर्स का, और वो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही के डिकेड्स में क्या हुआ है, यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की हिस्ट्री जो है ना, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है हिस्टोरियंस ने। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वो होते हैं जिनकी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आया तो वो गरीबी की चपेट में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई फैमिली है वो 20K पर मंथ कमाती है, ठीक है, और यही एक बेसिक इनकम है उनकी, जिससे बच्चों की एजुकेशन भी होती है, खाना पीने का खर्चा भी चलता है, सारी चीज़ें, बिजली वगैरह उसका बिल, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्या हो जाए कि किसी वजह से ये जो इनकम है ये या तो बहुत कम हो जाए, या तो 10,000 पहुँच जाए, 5,000 पहुँच जाए, ठीक है, या किसी मंथ इनकम मिली ही नहीं, तो उनके पास में इतनी सेविंग्स भी नहीं होंगी कि वो अपना गुजारा चला सकें। तो फिर क्या होगा, लोन लेंगे, वो लोन लेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और इस तरीके से वो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, यानी कि जो कर्जा है उन पर जो डेट है वो बढ़ता चला जाएगा। अब इंटरेस्ट पे करते करते क्या होने लगेगा, और लोन लेंगे, फिर उसका भी इंटरेस्ट पे करेंगे, इनकम है नहीं, तो धीरे धीरे वो गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। वो होते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है। अब जब इनकी हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट शो होने लगा है हिस्टोरियंस का, तो इससे जो ओल्ड सोर्सेज जितने भी हैं ना हमारे पास में, उनमें फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, यानी कि नई नई इन्वेस्टिगेशन इनमें हो सकती हैं और चीज़ें पता लग सकती हैं हमें, और एनालिसिस की नई नई स्ट्रेटजीज़ का भी डेवलपमेंट हो सकता है इसी के साथ में। क्योंकि अभी तक जो भी हिस्ट्री क्रिएट की गई है वो किंग्स की हिस्ट्री क्रिएट की गई है, सोशल ग्रुप्स की हिस्ट्री क्रिएट की गई है, लेकिन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब इनकी हिस्ट्री भी क्रिएट की जा रही है और अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, और एनालिसिस की नई नई स्ट्रेटजीज़ का भी डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स कंप्लीट होता है। हमने पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने 16 महाजनपदास देखे, उनमें जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, एंड वहाँ पर एक अम्पायर इमर्ज होता है जो था मौर्यन अम्पायर, ठीक है। वहाँ पर हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, अशोक की बात की, अशोक ने धम्म को प्रोपेगेट किया, और मौर्यन अम्पायर तो नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, तो वहाँ के अलग अलग रूलर्स देखे, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये सब देखे, है ना। फिर हमने जो रूरल सोसाइटी थी उसको देखा, वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर क्या डिस्क्रिमिनेशन चल रहे थे, ठीक है। फिर हमने जो रूरल सोसाइटी थी उसके बारे में देखा, वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही थी, किस तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा था, वहाँ पर डिफरेंसेस क्या क्रिएट हो रहे थे, क्या डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहे थे, ये हमने जाना। फिर रूरल सोसाइटी पढ़ने के बाद में हमने अलग अलग सिटीज़ के बारे में जाना, वहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन रहती है वो जाना।
जो सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड है वो किस तरीके से होता था, सब कॉन्टिनेंट के बाहर अलग अलग कंट्रीज से ट्रेड किस तरीके से होता था, अलग अलग कॉइन्स के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि इंस्क्रिप्शन को किस तरह से डेसिफर किया गया, ठीक है, और इंस्क्रिप्शंस के कुछ लिमिटेशंस होती हैं उनके बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।